गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वैभव ऑनलाइन क्लासेस से दिलीप नारायण व्यास। जैसा कि आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अति शीघ्र होने वाली है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब आपको कराए जाएंगे, क्योंकि समय के अभाव के कारण ये जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब हम नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा में भी 3-4 बार ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसका रिवीजन हो चुका है और इसकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप लोग घर पर बैठ कर तैयारी कर रहे होंगे। अपना जो फर्स्ट चैप्टर चला था स्वर्णिम भारत का इतिहास, उसके लगभग 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज इस फर्स्ट चैप्टर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक शेष हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाकी हैं, उनको अपन जल्दी उसको फिलअप करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि समय के अभाव है। कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए वीडियो अपलोड करने हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसको आप लोगों को जानकारी देनी है और आप घर बैठ करके भी जो टॉपिक हो चुके हैं, सिलेबस हो चुका है, रिवीजन हो चुका है, उसको घर बैठ के ईमानदारी से आप स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्णिम भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो शेष हैं उनको शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए, जो पहला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना कब व किसने की थी? देखो, पाल वंश की स्थापना बंगाल में हुई थी। बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक व्यक्ति ने 750 ईस्वी में की थी। तो किसने की थी पाल वंश की स्थापना? 750 ईस्वी में बंगाल में गोपाल नामक व्यक्ति ने पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाल शासक देवपाल की राज्यसभा में सुमात्रा के किस शासक का दूत आया था? तो पाल वंश का जो शासक था देवपाल, इसकी राज्यसभा में सुमात्रा का एक दूत आया था। सुमात्रा के शासक का दूत आया था। सुमात्रा क्या है, कौन सी स्थान है, तो मैं आपको बता देता हूं। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का द्वीप है। विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला जो देश है वो इंडोनेशिया है। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला, सर्वाधिक ज्वालामुखी आने वाला जो देश है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया द्वीपों पर बसा हुआ देश है। इंडोनेशिया के पास लगभग 20,000 से ज्यादा द्वीप है। उनमें से बड़े जो द्वीप है वो सुमात्रा है, बाली है, बोर्निया है, कालिमंतान है, सेलावेसी है। ये इंडोनेशिया के बड़े द्वीप है। इनमें से सुमात्रा नामक जो द्वीप है, उस द्वीप का जो शासक था, उस शासक का नाम क्या है? बालपुत्र देव। बालपुत्र देव जो शासक था, उसने अपना दूत पाल शासक देवपाल के दरबार में भेजा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, पाल वंश के महान शिल्पकारों के नाम बताएं। तो बच्चों, पाल वंश के महान जो शिल्पकार थे, जिनका नाम क्या था? धीमान। क्या नाम था? धीमान और विटपाल। धीमान और विटपाल, ये पाल वंश के महान शिल्पकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने की थी। ये चौथा प्रश्न रहा आपका। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये जो प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक है जिसने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था वो था राजेंद्र। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, राष्ट्रकूट शासकों ने किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने 2 भाषाओं को प्रोत्साहन दिया था, वो था संस्कृत और कन्नड़। संस्कृत और कन्नड़ भाषा को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, अरबों ने राष्ट्रकूट शासकों को किस नाम से संबोधित किया है? तो अरबों ने राष्ट्रकूट शासकों को बलहरा, क्या नाम से? बलहरा और बल्लराज। बलहरा और बल्लराज नाम से राष्ट्रकूट शासकों को अरबों ने संबोधित किया। क्यों किया? क्योंकि राष्ट्रकूट शासकों की सबसे बड़ी जो विशेषता थी, जो भारतीय इतिहास में उपलब्धि मानी जाती है, वो है अरबों का सफलतापूर्वक सामना करना। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखना और उत्तर पश्चिमी सीमाओं से अरबों के भारत में आगमन को रोकना, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि राष्ट्रकूट शासकों की रही थी। तो इसी कारण से अरबों ने राष्ट्रकूट शासकों को बल्लहरा और बल्लराज नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी 725 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है आपके सामने, कर्पूर मंजरी नाटक का लेखक कौन था? तो कर्पूर मंजरी नाटक का लेखक कौन था? राजशेखर नामक व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार शासक का दरबारी था?
तो राजशेखर जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक महेंद्रपाल का दरबारी था। और राजशेखर के बारे में बताया जाता है, राजशेखर महेंद्रपाल का दरबारी भी था और उसका मित्र भी था, एक महान साहित्यकार था जिसने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की थी। अगला प्रश्न है 12 प्रश्न, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जो गजनवी से युद्ध लड़े बिना भाग गया। तो वो गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था जिसने महमूद गजनवी से युद्ध ही नहीं किया और युद्ध के मैदान से भाग गया? उसका नाम था राज्यपाल। राज्यपाल जो था वो महमूद गजनवी से मुकाबला करने के बजाय उसकी विशाल सेना को देखकर भयभीत होकर युद्ध का मैदान छोड़ करके भागे। बताया जाता है बाद में राजपूत शासकों ने, अन्य शासकों ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताइए, 13वां प्रश्न है। तो बच्चों गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखना। उन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अरबों का सफलतापूर्वक सामना किया था, उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखा और अरबों का भारत में प्रवेश को रोका था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, व्हाइट बोर्ड पर देखिए, किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी? किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी? तो वह चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। गंगेकोंड की उपाधि धारण करने का पीछे कारण क्या था? जो राजेंद्र प्रथम था उसके दक्षिणी भारत में उसका विशाल साम्राज्य था। उसने दक्षिण भारत से होकर मध्य भारत तक के प्रदेश को जीता था, यहाँ तक कि गंगा के दोआब तक, गंगा के उपजाऊ भूभाग तक उसने अपना विस्तृत साम्राज्य फैलाया था। गंगा के दोआब तक अपना साम्राज्य फैलाने के कारण उसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ये चोल वंश का स्थापत्य कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। जो चोल वंश का चोल कला का सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कला का उदाहरण है। और वह कौन सा शासक था जिसने तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था? तो वह शासक कौन था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम चोल वंश का वह सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसने अपने साम्राज्य सीमाओं का विस्तार किया और सुदूर भारत के अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में जो सुदूरवर्ती जो द्वीपीय प्रदेश थे उनको भी उन्होंने जीता था और तंजौर में राजराजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बच्चों ये 15 प्रश्न में है, आप इसको देख लीजिए, फिर आगे प्रश्न करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने पीछे प्रश्न किए थे उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए अगले प्रश्न में पहले चैप्टर करते हैं। और आज पहला जो चैप्टर है स्वर्णिम भारत का इतिहास आज समाप्त हो जाएगा। उसके कुछ जो शेष प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी ओर चलते हैं, आज उन्हें संपन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर ऊपर लिखा है, दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली किसकी देन है? तो दक्षिण भारत में सबसे पहले चोल वंश के शासकों ने नहरी प्रणाली का विकास किया था। दक्षिण भारत की जो कृष्णा, गोदावरी वगैरह जो नदियां, उन नदियों से उन्होंने नहरों का निर्माण कराया और इससे कृषि विकास को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो दक्षिण भारत में नहरी प्रणाली किसकी देन है? चोल वंश की देन है। अगला प्रश्न है, चोल वंश की कलाकृति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो चोल वंश की कलाकृति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आप भी जानते हैं, वो कौन सा है? नटराज शिव की कांसे की मूर्ति। वो चोल वंश की कला का सबसे शानदार उदाहरण है। आपने देखा होगा कि अपने नटराज की पेंसिल का जो बॉक्स आता है, अगर आपने देखा होगा नटराज की पेंसिल के बॉक्स पर एक राउंड सर्किल में, गोल सर्किल के अंदर भगवान शिव की नर्तन की मूर्ति है। जिसमें आपने देखा भगवान शिव का एक हाथ ऐसा है और एक हाथ ऐसा है। ये जो नीचे वाला हाथ है, ये हाथ दुष्टों का संहार करने के लिए और ये हाथ मोक्ष देने। इस प्रकार से राउंड सर्किल में भगवान शिव की कांसे की मूर्ति है जिसको नटराज शिव की मूर्ति कहते हैं। और ये जो मूर्ति है वो चोल वंश की कलाकृति का सबसे शानदार उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन नामक नाटक किसने लिखा था? तो पल्लव शासक महेंद्र वर्मा ने लिखा था। महेंद्र वर्मा जो था एक कुशल साहित्यकार भी था जिसने मत विलास प्रहसन नामक नाटक लिखा था। अगला प्रश्न है, विल्हण किसका दरबारी था? उसकी प्रमुख रचना का नाम बताइए। विल्हण जो था वो विक्रमादित्य श्रेष्ठ का दरबारी था। उसकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है विक्रमांक देव चरितम। क्या नाम है? विक्रमांक देव चरितम। अगला प्रश्न,
यज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा था? यज्ञवल्क्य की स्मृति आपको पता है, उस पर टीका लिखा था, उसका नाम क्या था? मिताक्षरा। ये मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा था? प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर प्रसिद्ध विधिवेता थे, जिन्होंने हिंदू नियमों को, हिंदू कानूनों को संकलित किया था। उन्होंने यज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका लिखा था। छठा प्रश्न, शक या शीतयन किस मार्ग से आए थे? शक और शीतयन जो थे वो बोलन दर्रे से 71 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, कुषाणों को किस नाम से जाना जाता है? देखो, जो कुषाण जो थे वो मूल रूप से मध्य चीन के निवासी थे। मध्य चीन से उनको खदेड़ा गया, फिर ये कई शाखाओं में विभक्त हो गए। उन्हीं शाखाओं में से एक शाखा भारत आई थी, जिसको यूची या तोचेर नाम से जाना जाता है। ये व्हाइट बोर्ड पर देखिए, किस नाम जाना जाता है? यूची और तोचेरन। कई शाखाओं में विभक्त हुई थी, उसमें एक शाखा जो भारत में आई थी उसको यूची या तोचेरन नाम से जाना जाता है। तो कुषाण शाखा को किस नाम से जाना जाता है? यूची और तोचेरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रथम जो शासक था वो था कुजुल किडफिसिस। कौन था? कुजुल किडफिसिस। ये कुषाण वंश का पहला शासक था। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का वह कुषाण शासक जिसने वैदिक धर्म अपनाया था वो कौन था? कुजुल किडफिसिस। जो कुषाण वंश का पहला शासक था उसने वैदिक धर्म को अपनाया था। कुषाण वंश के फर्स्ट शासक कुजुल किडफिसिस ने। अगला प्रश्न है, वह कुषाण शासक जो शिव को उपासक था। कुजुल किडफिसिस का जो पुत्र था विम किडफिसिस, कहीं पर किताब में नाम लिखा कदफिसिस। तो कुजुल किडफिसिस का जो पुत्र था, जो शासक उसके पश्चात शासक बना था विम किडफिसिस, उसने शिव की उपासना की, अर्थात वो शिव का उपासक था। अगला और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीतिक आयोजन कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीतिक आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में। ध्यान से सुनना, चतुर्थ बौद्ध संगीतिक आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। पुनः सुन लीजिए एक बार कि चतुर्थ बौद्ध संगीतिक आयोजन कब और कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीतिक आयोजन कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में और बौद्ध भिक्षु वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान शोभा पाते थे? कनिष्क था तो वैसे विदेशी, लेकिन वो साहित्यकारों को आश्रय देने वाला, साहित्यकारों को, कला प्रेमियों का सम्मान करने वाला था। तो उसके दरबार में बहुत ही प्रतिष्ठित जो साहित्यकार थे, जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उसके दरबार में शोभा पाते थे। वो प्रमुख साहित्यकार दरबारी कौन थे उसके? कनिष्क के, वो था पार्श्व। बौद्ध भिक्षु था चरक, जिसने भारत के इतिहास में चरक को एक महान वैज्ञानिक का नाम दिया जाता है। उसके अलावा सश्रुत, उसके अलावा अश्वघोष जिसकी सोत्रादन नामक पुस्तक है, नागार्जुन जिसने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, पारा जिसको कहते हैं पारे का आविष्कार नागार्जुन ने ही किया था। तो ये जो दरबारी थे ये कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते। कौन कौन से? पार्श्व, चरक, सुश्रुत, अश्वघोष और नागार्जुन। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? देखो बच्चों, आत्मसातीकरण का मतलब होता है सबको अपने अंदर आत्मसात कर लेना। इसको मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं। भारत में प्राचीन कालीन भारत में बहुत सी विदेशी जातियां भारत में आती है, भारतीय कला और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु भारत की कला संस्कृति को नष्ट करने के बजाय वे यहाँ पर आई थी, उन्होंने यहाँ पर युद्ध किया, लेकिन भारतीय कला और संस्कृति को नष्ट करने के स्थान पर वे स्वयं भारतीय इतिहास में, भारतीय सभ्यता में इस प्रकार से घुल मिल गए कि आज उन्हें अलग अलग करके पहचानना मुश्किल है। इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। पुनः सुन लीजिए कि आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? कि प्राचीन कालीन भारत में शक, कुषाण, हूण, अरबों ने, शकों ने भारतीय कला और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। इसके कारण इन्होंने भारत में घोर युद्ध किया, किंतु भारतीय कला संस्कृति को नुकसान पहुंचाए बिना वे भारतीय सभ्यता और कला और संस्कृति में इस प्रकार से घुल मिल गए कि उन्हें अलग से पहचान करना मुश्किल है। यही आत्मसातीकरण कहते हैं।
इसलिए अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, आपको पता हो तो, कि विश्व की बहुत सी जो संस्कृतियां हैं, कला सभ्यता बहुत सी काल का गाल में समा गई, मिट्टी के परतों के नीचे दबी हुई मिलती, लेकिन भारतीय कला और संस्कृति, भारतीय सभ्यता आज भी जीवंत है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अब तक बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। पुनः सुन लीजिए कि प्राचीन कालीन भारत में शक, कुषाण, हूण, अरबों ने भारतीय कला और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु भारतीय कला संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने के बजाय वो भारतीय कला संस्कृति में इस प्रकार से घुल मिल गए कि आज उन्हें पृथक पृथक करके पहचानना मुश्किल है। भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति की एक पहचान है आत्मसातीकरण, अर्थात सबको अपने अंदर आत्मसात कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न है 15 प्रश्न व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो शासक था राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण प्रथम। तो बच्चों आज अपना कक्षा 10 सामाजिक विषय का पहला अध्याय स्वर्णिम भारत का इतिहास संपन्न हो चुका है। मैंने इस लेसन में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लगभग 12 वीडियो में आपको समझाए हैं। आप लोग अब घर बैठ के सारे स्टूडेंट्स इन सारे टोटल महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोटबुक में उतारेंगे, उतार कर आप इन्हें याद करेंगे और अपने कमेंट्स जरूर लिखें। जिसने पूरा वीडियो देखा है वो यस सर करके जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो सीरियसली पढ़ रहा है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।